अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले हफ्ते हमारी क्लास रीस्केड्यूल हो गई थी, तो सेशन 5 जो कि सेकंड लास्ट सेशन है वो पिछले हफ्ते ड्यू था, जो कि हमने एक हफ्ता आगे मूव कर दिया और आज हम सेशन 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम वेरियस सेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आई थिंक स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो इन द मीन टाइम जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, तो मैं स्क्रीन शेयर करके जो है पिछले सेशन का क्विक ओवरव्यू दे दूं ताकि कवर अप हो जाए। अगर किसी ने जो है अगर मेमोरी से निकल गया है, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए। मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों नज़र आ रही हैं, कमेंट में लिख के Q&A में। ओके, ठीक है। अच्छा, पिछला जो सेशन था हमारा, बल्कि हम ऐसा करते हैं पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं क्विक। पिछले सेशन का थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। पहला सेशन जो है बेसिकली हमने उसमें डिस्कस किया था कि स्टॉक्स होते क्या हैं, जो कि कंपनी में हिस्सादारी का एक तरीका होता है, और यही ज़्यादातर उसमें हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल बेसिक स्टॉक्स के। दूसरे सेशन में हमने ये देखा था कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट दो चीज़ों के लिए करते हैं, या तो शेयर की प्राइस बढ़ जाए या शेयर अपना प्रॉफिट हमें दे दे, तो जिसको कैपिटल गेन और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, बेसिकली इन्वेस्टिंग जो है ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है। और फिर हमने जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, जिसमें कि एक एग्जांपल दे के कॉफी स्टैंड की बैलेंस शीट जो कि एसेट्स बताती है, कैश फ्लो, कैश इन एंड कैश आउट, और इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। फिर हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी, व्हाई आर सम कंपनीज इन प्रॉफिट बट हैव जीरो कैश। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। देखें क्लास के दूसरे सेशन में जो थी, अब उसको आज की क्लास में मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट थी। सर्कुलर डेट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था आज की क्लास में, फिर मैं करूंगा क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड। हमने इसमें सर्कुलर डेट को डिस्कस किया था फाइनेंस के हवाले से, और क्योंकि आज की क्लास से रिलेटेड भी हम डिफरेंट सेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसमें एनर्जी और ऑयल सेक्टर दोनों आ जाते हैं। तो बेसिकली हम जो घरों में बिजली यूज करते हैं वो बिजली घरों से आती है, और बिजली घरों को जो तेल फराहम करती है कंपनी, वो ऑयल एंड गैस कंपनी में से एक पीपीएल है। तो क्योंकि बिल टाइम पे नहीं देते बिजली घरों को, और बिजली घर टाइम पे पेमेंट नहीं करते ऑयल की, पाकिस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज को, जिसको कहते हैं सर्कुलर डेट, और कैश कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कोई कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में होती है, मगर कैश फ्लो जीरो होती है, कम होती है, बिकॉज कैश नहीं आता, प्रॉफिट आ गया होता है लेकिन पैसे अभी तक पहुंचे नहीं होते, जिसकी वजह से बीपीएल का शेयर डाउन था। अच्छा, फिर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिस्कस किया था। असल वैल्यू ऑफ अ कंपनी वो किसी को कैलकुलेट करनी नहीं आती, बट उसका एक फार्मूला होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ है किया था, जो कि मैंने 2-3 दफा बनाया था, कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो, तो या मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा कम हो, तो तब खरीद लें शेयर। फिर सेशन 3 में हमने फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस की थी, जो कि अब एप्स जो मैंने बताई थी वो भी निकाल देती हैं इन्वेस्टिफाई। जैसे कि पी रेशो है, पी रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा रहता है, द लोअर द पी रेशो द बेटर द स्टॉक। फिर बुक वैल्यू होता है कि कंपनी अगर कल को बंद हो जाए तो कितने की बनेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर डिविडेंड यील्ड की, डिविडेंड साल का अपना प्रॉफिट कितना देती है, साल का या क्वार्टर का। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी वही कंपनी जो है अगर पैसे बंद करके बैंक में रख दे तो कितने अपने एसेट से कमाएगी, तो अपने एसेट से यानी मशीनरी से कितना कमा रही। रिटर्न ऑन एसेट जितना ज्यादा उतना अच्छा रहता है, पी जितनी कम उतना अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी भी जितना ज्यादा उतना अच्छा रहता है। फिर इनका मकसद ये है कि एक जैसी कंपनी आप देख लें जिसका आरओए और आरओई, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छी है, पी जिसकी कम है वो ज्यादा अच्छी है। फिर हमने कहा था कि ये इन्वेस्टोपीडिया पे बुक वैल्यू, पी रेशो, डिविडेंड यील्ड, आरओए और आरओई पढ़ लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में फिर हमने फिर से डिस्कस किया था, उसका फार्मूला शेयर किया था, जो कि जानना जरूरी नहीं है, मगर ये यूज करते हैं। इसमें ज्यादा कैश फ्लो यूज होती है, और आर रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो फ्यूचर कैश फ्लो उसको प्रेजेंट में ले आता है। और एक बार फिर से हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसमें फिर से मैं उसको बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू जब मार्केट
वैल्यू से ज्यादा हो तो तब खरीद लें, जब भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें। तो उसके बाद फिर हमने पीपीएल को केस स्टडी डिस्कस की थी कि पीपीएल का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और कैश फ्लो कम होती जा रही है। पिछले सेशन में, जो कि पिछले सेशन यानी कि पिछले से पिछले हफ्ते था, उसमें हमने ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था कि उससे पहले हम फाइनेंस पढ़ते आए थे कि एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक से इसका ताल्लुक था और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें हमने जो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में ऑयल सेक्टर डिस्कस किया था। ऑयल में पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक बहुत नामवर कंपनी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी है। जो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं इसको, ऑयल की ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल वॉर्स, ओपेक मीटिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट, ईवी पॉलिसी, सर्कुलर डेट, हर क्लास में इसका जिक्र हुआ। तो फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमने डिस्कस किया पेंडेमिक का काफी रोल होता है, और फिर एक केस स्टडी डिस्कस की थी हमने रेमडेसिविर की। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिस्कस किया जिसमें कि आईटी पॉलिसी और डिजिटल जो रेवोल्यूशन हैं सच एज पेंडेमिक की वजह से आती है उससे काफी ऊपर चला जाता है। मैनेजमेंट का काफी रोल है। टेक्सटाइल सेक्टर तो उसे डिस्कस किया था कि इसके क्लाइंट्स कहाँ से होती हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी कहाँ, क्योंकि यूरोप और अमेरिका रिसेशन में, इसलिए हमारा टेक्सटाइल सेक्टर डाउन है। सीमेंट और स्टील का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी और एमनेस्टी स्कीम और इकोनॉमिक ग्रोथ से आजकल कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी डाउन ही होगा। तो और आज जो है अब हम सेशन 5 को शुरू करते हैं। सेशन शुरू तो हो ही चुका था, ये जो बातें थी ये सेशन से रिलेटेड हैं। सेशन 5, और हम पिछले साल हम बात की थी टेक्निकली, तो नया साल है तो हैप्पी न्यू ईयर एज वेल 23। मैं सिर्फ ये देख लूं कि सबको आवाज जो है वो आ रही है ताकि पता चल जाए। ठीक है, आज काफी छोटी क्लास है, रिकॉर्डिंग इसीलिए पीएसएक्स वाले जो हैं वो शायद नहीं देते, कि वो इनकरेज करते हैं कि लोग क्लास में अटेंड करें, तो अनलेस के कोई बहुत जरूरी वाक़या हो। अच्छा, अब हम अगले सेशन में थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट और उस पर कर लेंगे। अब मैं सारे सेशंस को इसमें लिंक करूंगा। अब हम एक केस स्टडी आज हम पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑफ सर्कुलर डेट। हमने ये देखा था कि सर्कुलर डेट की वजह से जो पीपीएल था वो ऑन पेपर प्रॉफिट में था, लेकिन उसका जो कैश फ्लो है वो कम था और प्रॉफिट उसका ज्यादा था, जिसकी वजह से वो शेयर जो था कम था। ये हमने पढ़ा था फाइनेंस वाले पार्ट में, जिसमें हमने फाइनेंशियल रेशियोज पढ़ी थी। और हमने इकोनॉमी वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब भी इसकी न्यूज आएगी सर्कुलर डेट की, तो ये कि सर्कुलर डेट खत्म हो रहा है तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और फाइनेंस वाले पार्ट का जो मकसद है, यानी कि फाइनेंस वाले पार्ट से आप एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कैलकुलेट कर लेंगे आप, कि वो असल में जब हमने क्लास शुरू की थी तो पीपीएल जो था वो 51 का था, और मैं आपको ये समझा रहा था कि फाइनेंस से ज़्यादा इसमें बाकी फैक्टर्स का रोल है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो एक मुश्किल काम है, लेकिन आप प्रॉफिट देख लें, कैश फ्लो देख लें, वो लोग फाइनेंस जो पढ़ के आए होते हैं वो भी ये कर लेते हैं। मगर जो नहीं कर पाते वो ये कि सर्कुलर डेट हुकूमत कब खत्म करेगी। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स में इंफॉर्मेशन का। और दिस इज मोर अबाउट इंफॉर्मेशन, या आप इसको कह लें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो वो इंटरकनेक्टेड ही है। अब मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये 21 दिसंबर को जो है गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर निकाला था
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और मैं हर क्लास में पीपीएल का जिक्र कर रहा था और आप काफी लगी हैं कि वो मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा था कि जब भी इसका सर्कुलर डेट जो है वो खत्म होगा तो काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो इसमें इत्तफाकन 21 दिसंबर को ये आया था नोटिफिकेशन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमेटी ऑन सर्कुलर डेट सेटलमेंट प्लान फॉर गैस सेक्टर कंपनीज। और इसमें आप कंपनीज देखें जो हैं वो ई पे, यानी कि 5 6 ई पे पाकिस्तान पेट्रोलियम है। इसमें और भी कंपनीज है लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम का मैंने कैलकुलेट किया था, फाइनेंस में बताया था कि बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट है, तो जब ये मसला हल होगा ये ऊपर जाएगा। ये फाइनेंस के लोगों को नहीं पता होता, इन लोगों को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रा कनेक्टेड रहते हैं गवर्नमेंट में क्या न्यूज़ आ रही है। तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड इज प्लीज्ड टू नोटिफाई कमेटी ऑन द अबव सेक्टर एज फॉलोज, ये नाम दिए। पॉइंट 6 में ई पे है पाकिस्तान पेट्रोलियम टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू अंडरटेक अ डिटेल्ड मैपिंग ऑफ गैस सेक्टर सर्कुलर डेट स्टॉक ऑन, अब 30 जून तक जो है, segregating principal amount of debt LPS pending and is public sector petroleum power sector to point number 2 to work out a comprehensive CD settlement plan through cash non-cash releases adjustment to 3 or 2 identified legal and procedural requirements to implement of circular debt settlement plan। यानी कि सर्कुलर डेट इसका कोई सेटल करना है जो कि पैसे अभी मिले नहीं पीपीएल और इन कंपनीज को, वो ठीक करने हैं। और अगले पेज पे द कंपनी में co-opt any other member financial provider security for the committee, the committee will hold day-to-day meetings, the committee will submit its recommendation within 10 days, further necessary action may be taken accordingly। आगे अगली पेज पे इसके लिस्ट ऑफ कमेटी मेंबर्स थे। अच्छा, अब ये सर्कुलर डेट की न्यूज आई, मैं सब चेक कर लूं कि आपको आवाज नजर आ रही है मेरी। हाँ, अब ये सर्कुलर डेट की न्यूज आई। अब हम देखते हैं पीपीएल, किसी भी ऐप से देख लें पीपीएल का ग्राफ। ये मैं ग्लोबल एक ऐप यूज की है, ऐसे देखते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम, इसको मैंने क्लिक किया। बीएसएक्स के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं 1 मंथ, मैंने क्लिक कर दिया। ये देखें 21 दिसंबर को ये सर्कुलर आया और 22 दिसंबर जो है वहां से लेके अब तक ये 51 से 76 चला गया। कितने परसेंट हो गया 51 से 76? हम इसकी परसेंटेज निकालें 76 50%, यानी कि 50% बढ़ गया सिंस दिसंबर 2022, यानी कि 2 हफ्तों में 50% बढ़ गया। कहाँ पे इतना बड़ा रिटर्न आता है? और ये मैं मतलब कि फ्री में एक एडवाइस जो थी मेरी, मैंने क्लास में हर लेक्चर पे आप सोचते होंगे कि मैं क्यों जिक्र कर देता हूँ सर्कुलर डेट का। तो अभी फाइनेंस में मैं एग्जांपल दे देता हूँ और बार बार पाकिस्तान पेट्रोलियम का को मैं कोई उनका एम्प्लॉय तो हूँ नहीं जो कि बार बार एंडोर्स कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये हर क्लास में जिक्र कर देता था सर्कुलर डेट की वजह से शेयर डाउन है, प्रॉफिट में है मगर कैश फ्लो इसकी जो है वो अच्छी नहीं है। और जैसे ही सर्कुलर की अनाउंसमेंट आई जो कि आपको इन्फॉर्मेशन से टच रहना है तो ये ऊपर जाएगा, तो वो यही हुआ कि वो एक सर्कुलर आया और हर जगह अखबारों में भी ये खबर आ गई, क्योंकि ये जब सर्कुलर आया ऑब्वियसली फिर डॉन ने और सारे अखबारों ने लिखा उसके बारे में, तो उधर से भी तो, और एकदम से ऊपर नहीं गया, मतलब 51 से पहले वो 53 तक गया, फिर मतलब कि खबर आ गई तो 50% तो ऊपर चला गया विद इन। आप देख लें आज क्या 6-7 आज है जी 7 जनवरी है, तो 2 हफ्तों में 50% ये चला गया। इतने रिटर्न्स कहाँ होते हैं और इतने सिंपल रिटर्न्स। तो ये फंडामेंटल्स पे जो है चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन से तो पता चल गया, अब उससे इस मामले से होगा ये कि सिर्फ अभी परसेप्शन बिल्ड हुई है, तो इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। अब सर्कुलर डेट से पीपीएल ऊपर क्यों गया वो हम और डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो फाइनेंशियल फैक्टर है।
सर्कुलर डेट से फायदा ये है कि इसको जो पैसे मिलने हैं तो कैश फ्लो इसकी जो है वो ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में जो है हम करते क्या, हर साल की कैश फ्लो को ऐड करके प्रेजेंट पे ले आते हैं। आसान अल्फाज में मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ऊपर जाएगी। ये होगी फाइनेंस। और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि इसका कितना जो है इसको हुकूमत जो है कैसे सॉल्व करेगी, और अभी सिर्फ कमेटी बनाई है, मगर उससे लोग परसीव कर रहे हैं कि कैश फ्लो पर जाएगी और इंटरेस्ट वैल्यू। तो उसमें ज्यादातर साइकोलॉजी का रोल है, या जिसको आप कह लें परसेप्शन। और उससे पहले हमने ये जो है मेन पॉइंट वो है मीडिया, यानी कि इंफॉर्मेशन। एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आई, जो कि पीएसएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, और हर जगह ये मैंने उधर से ही ब्रोकर्स ने भी शेयर किया, और फिर हर जगह ये न्यूज में लग गई बात। अभी ये मामला सॉल्व नहीं और ऊपर जा रहा है, उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि जो है परसेप्शन, यानी कि मामला हल हो जाएगा। तो एक हो गया जी सप्लाई, और ये हो गई जी डिमांड, और ये हो गई शेयर की प्राइस, और ये हो गई शेयर की क्वांटिटी। तो वो परसीव करने की वजह से ज्यादा लोग समझते हैं कि पीपीएल का आपको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया, मसला हल हो जाएगा, तो ज्यादा लोग शेयर खरीदना शुरू हो जाते हैं। तो डिमांड जब बढ़ गई इसकी, सारी बात है कि डिमांड पहले इधर थी, अब क्वांटिटी इधर आ गई, तो उस वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ गई। और उस वजह से जो पाकिस्तान पेट्रोलियम था, प्राइस और इधर टाइम, वो 21 दिसंबर और 7 जनवरी वो 51 का था, और अब वो जो है तकरीबन 76 पर है। तो 51 से 76 तकरीबन 50% जो है ऊपर जा चुका है अपनी प्राइस से। तो बड़ा सिंपल था इसमें। वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन फॉलो कर रहे थे, और पिछले हफ्ते क्लास मेरी नहीं हुई, तो वो पिछले हफ्ते जब जुम्मे तक भी अपर लॉक पे था। अपर लॉक का मतलब है कि मैक्सिमम ऊपर हर रोज जा रहा था, तो ये उसका एक डॉट्स थे। तो इस केस स्टडी का मकसद ये है कि आपने इसमें इंफॉर्मेशन इज वेरी पावरफुल, और इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है ना। अगर आपको फाइनेंस नहीं भी आती, तो अगर आप ये न्यूज़ में पढ़ लेते हैं कि सर्कुलर डेट का सॉल्व होने जा रहा है, तो न्यूज़ में तो चलें 21 दिसंबर को आया, 22 को खरीद लेते, 23 को, 24 को, बीच में इतने टाइम थे जब भी खरीदते तो वो ऊपर ही जाता। एक्चुअली 76 का है, आखिरी दिन 76 तक टच किया, और 50% जो है इंक्रीज किया उस हवाले से। सर्कुलर डेट से और सेक्टर्स भी ऊपर जाने चाहिए, जो बाकी कंपनी हैं अगर हम वो देख लें, वो भी ऊपर जानी चाहिए, लेकिन पीपीएल का बहुत ज्यादा मसला था जो भी जिसका ताल्लुक, क्योंकि इसमें लिखी हुई है ओजीटीसी, ये भी ऊपर जाएगा। और अगर आप ओजीटीसी को देखें जो कि बी पॉइंट पर है, स्टॉक मार्केट पर ट्रेडेड है, लिस्टेड है, तो ये भी ऊपर ही गया। और पीएसओ भी जाना चाहिए, और उसको मैंने ज्यादा अभी नहीं देखा, लेकिन क्योंकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड ओजीटीसी, तो ये भी ऊपर गया। इसका ताल्लुक जो है वो एनर्जी सेक्टर से भी है, क्योंकि बिजली बनाने वाली कंपनियां जो हैं हबको और कैपको, वो भी ऊपर जाना चाहिए, मगर ये डायरेक्टली इम्पैक्टेड थे, तो इस वजह से गया। तो ओजीटीसी भी अगर हम देखें, वो भी कुछ ना कुछ ऊपर गया होगा। हम बल्कि देख लेते हैं उसका ग्राफ, मैंने उसको फॉलो नहीं किया। अगर हम ओजीटीसी का ग्राफ देखें, ओ जी, बिल्कुल, ये देखें अभी 21 दिसंबर से जो है अब तक ये था तकरीबन 60
68 पर था, 68 से 82, ये भी कोई 40% के करीब ऊपर गया। तो उसका ताल्लुक भी सर्कुलर डेट से था। और ये भी देखिए मार्केट नीचे गिरी भी है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं हर जगह रियल एस्टेट में। और इधर मैं हम अभी चंद हफ्ते पहले सर्कुलर डेट डिस्कस कर रहे थे और वो इशू की खबर आई है, तो 50% 40% जो है 2 हफ्ते में पैसे बन रहे हैं। और मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर एक फंडामेंटल एनालिसिस है जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट कम है, क्या प्रॉफिट ज्यादा है, कैश फ्लो कम है, क्योंकि पैसे अभी तक मिले नहीं है। और इसका ताल्लुक सर्कुलर डेट से है। जैसे ही हुकूमत ये मसला हल करने का कोई नोटिफिकेशन देगी तो ये कंपनीज ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि वो फोर्स ही कर लेते हैं कि पैसे इनके पास आ जाएंगे तो कंपनी की मालियत बढ़ जाएगी। तो इसलिए तो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। तो इस तरह हर सेक्टर की कोई ना कोई, क्योंकि ये अभी मुझे इस कोर्स में मैंने काफी ज्यादा इसका जिक्र किया क्योंकि ये हॉट टॉपिक चल रहा था। ये साल 2022 का एंड और 2023 का शुरू है। अगर मैं 2020 में कोर्स पढ़ा रहा होता तो मैं कोविड-19 का ज्यादा जिक्र करता और पेंडेमिक का जिक्र करता, जिसमें मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि फरोसन लेबोरेटरीज जो है डबल हुई थी, सिरल कंपनी जो है वो डबल हुई थी कोविड की वजह से, रेमडेसिविर की वजह से। और फिर उसके 1 साल बाद 2021 होता तो मैं डिजिटल कंपनीज का जिक्र करता, जिसमें सिस्टम्स थी जो कि 100 रुपए से उसका शेयर 8 गुना बढ़ के 800 तक हो गया था। अभी क्योंकि ये इशू मुझे लग रहा था कि आने वाला, तो इसका मैंने ज्यादा जिक्र रखा कोर्स में। और ये जो है 40 to 50% बढ़ गया। और ब्लू चिप बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी पुरानी कंपनीज हैं। तो ये जो है आपने अपने सामने ही ये एक एग्जांपल देखी। तो स्टॉक्स का हर कोर्स एक जो है वो उसमें नई चीज होती है। तो एक कोर्स आप कॉपी कर भी लें, रिकॉर्डिंग सुन लें, अगले तक इंफॉर्मेशन और दुनिया चेंज हो जाती है, नई चीजें आ जाती हैं। तो इसमें बेसिकली आपने कनेक्टेड रहना है हर सेक्टर की इंफॉर्मेशन से, जिससे कि उस सेक्टर को वो ऊपर जाने का चांस हो। 2020 में जिलेट साइंसेस की खबर सीएनएन पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फिरोजन लेबोरेटरी और बाकी कंपनीज ऊपर गई। सिरल किसी और वजह से गई थी कि दवाइयाँ लोग ज्यादा खरीद। 2021 में डिजिटल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे आईटी साइड की गई। अभी ये इशू आज चल रहा था, हालांकि इसका ग्लोबल इतना ताल्लुक नहीं है, बल्कि ग्लोबल तो ऑयल नीचे आ रहा है, 80 से 73 तक चला गया, क्योंकि अमेरिका चाइना में फिर से कोविड आ रहा है, तो इस वजह से और वो नीचे चला गया। मगर ये एक लोकल इशू था और इससे जो है 40 to 50% रिटर्न है। तो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें जो लोग फाइनेंस से नहीं है, बल्कि वो ज्यादा अच्छा है, उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी आती है। आप सीएनएन बिजनेस पढ़ें, सीएनएन देखें, ब्लूमबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बल्कि मैं लिख देता हूँ वो, उसके उससे आपने इन टच रहना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हर सेक्टर के लिए है। सबसे पहले तो जो है ब्लूमबर्ग आप जो है वो अगर घर में टीवी पे, हम बहुत हर केबल पे तो नहीं आता है ब्लूम, BLWMBERG। आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी वेबसाइट पे जाएं और $1 देके इसकी आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप फ्री है वाईफाई पे या अपना जो भी आपका नेट है उस पर, फ्री तो नहीं मतलब एक बहुत कम पैसे देके आप इसको देख सकते हैं। तो इससे आपको ग्लोबली पता चलता रहेगा कि इंफॉर्मेशन से किस तरह एक सेक्टर, ऑब्वियसली सर्कुलर डेट का जिक्र ब्लूमबर्ग ने तो नहीं किया था, लेकिन ये जनरली इंफॉर्मेशन के लिए ग्लोबल एक आपको लर्निंग अच्छी इससे रहेगी। ये मैं ग्लोबल साइड पे बात कर रहा हूँ। सीएनएन के आप वैसे सीएनएन बिजनेस देख लिया करें, या ओवरऑल सीएनएन भी देख लें, सीएनएन बिजनेस देख लें। तो ये तो हो गए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। लोकल में डॉन का जो बिजनेस वाला पेज है वो काफी, उस पर ये सर्कुलर डेट की खबर भी आई होगी, वो बड़ा फायदेमंद रहेगा। फिर जो PSX की वेबसाइट है उस पे आपको कंपनी की नोटिफिकेशन उधर भी आती रहेंगी। और इसके अलावा कंपनी वेबसाइट इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और कंपनी वेबसाइट पे कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन भी देती रहती है। इसके अलावा आप जिस ब्रोकर से भी अकाउंट खुलवाएंगे, जो अच्छे बड़े ब्रोकर्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही भेज देते हैं। जैसे जो नोटिफिकेशन मैंने शेयर किया वो खुद ही निकाल के आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ग्रुप बनाए होते हैं, या ईमेल कर देंगे। तो जो है
ब्रोकरेज के जो इटसेल्फ है, वो आज अकाउंट खोलेंगे तो आपको व्हाट्सएप या ईमेल दोनों में आपको कर दें, कोई भी बड़ा ब्रोकरेज हो तो उस पे जो है वो आपके वैसे कर लेंगे। 5 सेकंड दीजिएगा। तो ये 6 जो हैं ग्लोबल के लिए ब्लूमबर्ग और सीएनएन बिजनेस। ब्लूमबर्ग जो है वो उससे आपको ओवरऑल एक पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन से किसना ये हेड ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड के इंटरव्यू लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन लोकल इश्यूज पे अब ये जो पीपीएल के केस में जो है सर्कुलर डेट की जो इंफॉर्मेशन है वो इधर भी आई थी, ब्रोकरेज से भी शेयर हुई थी, कंपनी वेबसाइट भी है, सारी जगहों पे। तो ब्रोकरेज का फायदा ये है कि वो फौरन ही आपको भेज देते हैं तो आपको उसी वक्त मिल जाती है। तो काफी लोगों ने ये भी सवाल पूछा था हम डायरेक्ट भी ना खोल लें। ब्रोकरेज का ये फायदा है कि उधर बंदे बैठे में आपको इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। हाँ, उनकी आप एडवाइस ना लेंगे कि सर ये शेयर खरीदें करें, उनको उनसे पास इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज अच्छे ब्रोकर हैं वो आपसे कर लिया करेंगे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने हटके किया तो थोड़े से Q&A जो है उसको मैं आंसर कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो अपने जो सवालात हैं वो Q&A में लिखें ताकि हम जो है उसको उधर से ही देखें, आंसर कर दें। अच्छा, जी, ब्लूमबर्ग जो है, अब मैं थोड़ा सा आंसर कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग जो है वो पाकिस्तानी स्टार्टअप कंपनीज की न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं देता। वो जनरली जो है वो ग्लोबल ट्रेंड्स है उसके बारे में आपको ज्यादातर बताता है। रिकॉर्डिंग्स की काफी लोग सवाल कर रहे हैं, वो मेरे बस में नहीं, वो पीएसएक्स के जिम्मेदार है, उसमें डोमेन में है कि वो देते हैं या नहीं देते, किसी को क्यों देते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स के लिए पीएसएक्स ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि रिकॉर्डिंग्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर जेन्युइन केस है तो प्लीज शेयर कर दें। अच्छा, एक किसी ने पूछा है कि ब्रोकर्स रिकमेंड, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छी देते हैं तो अच्छे ब्रोकर्स का नाम ही बताने। मैं पीएसएक्स के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं ब्रोकर्स एंडोर्स नहीं कर सकता, बल्कि मैंने गेस्ट लेक्चर भी रखा था एक ब्रोकर के साथ। मैं दिखाना चाह रहा था वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पीएसएक्स ने कहा था कि कोई एक ब्रोकर एंडोर्स नहीं हम कर सकते। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि जो उस ब्रोकर से खोले जो कि बड़े हैं और काफी पहले से खुले हुए हैं, पुराने हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, क्योंकि आपके वो पैसे लेके नहीं भागेंगे, वैसे कोई भी नहीं भागेगा, लेकिन जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो उससे आपको ये फायदा होगा कि उनकी रिसर्च आपको मिल जाएगी। अच्छा, रिसर्च ऐसे मिसलीडिंग होती है, तो रिसर्च का मकसद होता है कि आप शेयर खरीद लें बिला वजह, कोई वर्किंग नहीं होती। उनके फाइनेंस के लोगों को मैं सीरियस बता रहा हूँ, नहीं पता होता। तो वो फाइनेंस तक लिमिटेड होते हैं। अब ये जो मैंने सारी कहानी बताई है आपको सर्कुलर डेट की और ये सारी, तो ये तो इन्फॉर्मेशन का इससे ताल्लुक है। वो तो यही कहेंगे कि पीपीएल, मैंने जितने फाइनेंस के एक्सपर्ट से बात की, सीएफए की, उन्होंने सब ने कहा कि पीपीएल नीचे जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, कैश फ्लो का कोई चांस नहीं। लेकिन ये स्टॉक्स में और बड़े फैक्टर्स चल रहे हैं, इकोनॉमी, परसेप्शन, मीडिया, इन्फॉर्मेशन, उसकी वजह से फाइनेंस से हटके पीपीएल फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे कि लोग परसीव कर रहे हैं कि ऊपर सर्कुलर ठीक हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो शेयर ऊपर चला गया।
तो उनसे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देंगे, क्या न्यूज आ रही है इस कंपनी की वो शेयर कर दें, क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया है, और वो आप इस तो, और वो कोई भी बड़ा एस्टेब्लिश ब्रोकर उसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो कि पीएसएफ की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इधर से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी ब्रोकर से। हाउ टू नो हाई द लिमिट ऑफ स्टॉक प्राइस, हाउ टू नो हाउ हाई द लिमिट ऑफ स्टॉक प्राइस। अपर लॉ की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगा अपर लॉ क्या होता है। जी डेमो होगा मे बी अगली क्लास में, एक लाइव सेशन में करके दिखा देंगे कि कैसे करते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी आज की क्लास में दे दूंगा इसका, लेकिन इसका कोशिश करेंगे कि लाइव डेमो भी कर दें सैटरडे को, क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद होती है तो फिगर आउट करना पड़ेगा किस तरह हम लाइव डेमो कर सकते हैं, लेकिन वो उसका कुछ ना कुछ जरूर होगा। सवाल बड़ा अच्छा पूछा रिदा ने कि व्हाट्स मोर रिलायबल, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। देखिए स्टॉक्स जो हैं वो तो आप डायरेक्ट एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायबल तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि अगर आपको स्टॉक का बिल्कुल नहीं पता तो म्यूचुअल फंड ने एक एनालिस्ट रखा होता है, वो मल्टीपल स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट आपके कर रहा होता है, आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, वो एनालिस्ट अपनी मर्जी से स्टॉक डिसाइड करता है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए और आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे, आपको साल के 10%, 15%, 20% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इधर मैंने आपको एक बड़ा पिछले 6 हफ्तों से ये सर्कुलर हर क्लास में जिक्र कर रहा हूँ, एक फाइनेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। तो इसमें तो क्लास के दौरान ही 2 हफ्तों में एक शेयर 50% बढ़ गया। इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और एक शेयर जो है 50% बढ़ा है पाकिस्तान पेट्रोलियम, दूसरा शेयर 40% बढ़ा है ओजीटीसी। तो अगर तो समझ है और आपको आ रही है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में खुद इन्वेस्ट कर लें तो ज्यादा फायदा रहेगा। अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले। लेकिन म्यूचुअल फंड का ओवरऑल ये है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो आपके पैसे कम होंगे, जैसे कि पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गई बल्कि उतनी ही रही है या नीचे गई है ओवरऑल पिछले अगर 1-2 महीने में चेक करें। मगर अगर इंडिविजुअल शेयर देखें तो 50 और 40% बढ़े थे। तो डिपेंड करता है, अगर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है तो स्टॉक ज्यादा बेहतर है, अगर आप नहीं ये हेडेक लेना चाहते तो म्यूचुअल फंड बेहतर है। ये किसी ने सवाल जो पीएसएक्स अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था, आपको उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 2 चीजें लेके ब्रोकरेज फर्म के पास जाएं तो वो आपको अकाउंट खोल देंगे। कमीशन बहुत ही मामूली सा होता है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि क्योंकि बिगनर हैं तो ब्रोकरेज अकाउंट से ही खोलें, और भी बहुत से फायदे हैं अगर बिगनर नहीं भी। फिर से एक्सपीरियंस कैन टॉप 5 ब्रोकरेज फर्म आप गूगल कर लें, उसमें देखता हूँ पीएसएक्स से पूछ लूंगा, मैं बता सकता हूँ नहीं, वरना अगली क्लास में बता दूंगा कि मेरे नजदीक टॉप 5 ब्रोकरेज फर्म्स कौन सी है एंड हाउ टू रीच अ गुड ब्रोकर। सवाल पूछा दोबारा से किसी ने, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रोकर एंड हाउ टू बेस्ट ऑफ देम। बड़ा साइज बड़ा हो, काफी अरसे से काम कर रहे हूँ, एस्टेब्लिश्ड हो ना हो, और जो है रिसर्च जो है उसकी अच्छी हो। ये अब जितनी बड़ी है उनकी तकरीबन लगभग एक जैसी है, जो देख ले मैग्नीट्यूड बड़ा हो और काफी अरसे से काम कर रहे हो। ये जो नई आती हैं ब्रोकरेज फर्म्स उतनी ही ज्यादा वैसे मिसलीडिंग होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिश्ड हो और बड़ी हो। तो यही एक है उनकी, आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, अंदाजा का ग्रुप जो है वो क्रेडिबल हो, रेप्यूटेबल हो। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कंपनीज स्टार्टेड लाइक पार्क्स की व्हाट आर रीजन। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का किसी ने सवाल पूछा है, ये मैं क्लास के थोड़ा सा सवाल आंसर करने के बाद फिर मैं आगे जाके देख लेता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो है क्या ट्रेंड रहा है और उसकी क्या रीजन रही है। ये किसी ने लिखा है कि हमने क्लास लेट ज्वाइन की थी, मैंने जी पहले 15 मिनट में तो ओवरव्यू दिया था शुरू के सेशंस का, तो इसलिए कोई ज्यादा मिस नहीं है, वरना आपको अगर जनरल रीजन है तो रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। जी मैं आखिरी क्लास में कोशिश करता हूँ ब्रोकरेज फर्म्स का आपसे शेयर कर सकता हूँ या नहीं। अच्छा एनर्जी सेक्टर में किसी ने सवाल पूछा है, कंपनी कैपको उसकी प्राइस क्यों डाउन है, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट एवरी। उसका एक हुकूमत से एक एग्रीमेंट होना है, वो रिन्यू होना होता है। मशीनरी काफी पुरानी वगैरह के लिए बिजली बनाते हैं, तो उस एग्रीमेंट वो अगेन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो जब एग्रीमेंट की वजह से शेयर हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि इसकी पीई आप देखेंगे बहुत ही कम होगी। जी किसी ने शेयर किया है वो न्यूज के प्लेटफॉर्म में, प्रो पाकिस्तानी भी अच्छी वेबसाइट है। जी मैं एग्री करता हूँ, प्रो पाकिस्तानी भी अच्छी वेबसाइट इन्फॉर्मेशन के लिए।
आज सवालात क्योंकि ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा पहले आंसर करना शुरू किया। अच्छा, किसी ने पूछा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें देखनी चाहिए और उसमें कर दें, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी कैसे डिसाइड करें, तो उसमें जो है क्या चीजें बेहतर रहती हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सेफ रहता है, क्योंकि आप उसमें कंपनी की देखेंगे फंडामेंटल्स कैसे हैं, अच्छी हैं, और कंपनी एस्टेब्लिश बिजनेस है, कोई नई कंपनी नहीं है, वो इतनी जल्दी नीचे भी जा सकती है। तो आप ये देख लें, क्योंकि जो बड़ी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो वो इवेंचुअली वापस ही आ जाएगी। और उसमें यही आप देखेंगे कंपनी प्रॉफिट में है, उसकी पी रेशो कम है, रिटर्न ऑन एसेट पी रेशो जो है वो 10 से कम है अगर आईटी सेक्टर नहीं, 5 से कम है, और रिटर्न ऑन एसेट्स और इक्विटी 10 से ज्यादा है, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा। ये बेसिक से तरीके हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर सेक्टर पे वेरी करता है। ईपीएल की पी रेशो जब 51 पे थी तो 1.3 थी, और अब 1.8 है। तो ये अब 76 से 90 भी जा सकता है, या 76 से वापस 65 भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन की वजह से ऊपर चली गई। तो ये वैसे तो अच्छी कंपनी है, इवेंचुअली अच्छी कंपनियां वो रिकवर कर ही जाती हैं। हाउ विल वी नो हाउ मच प्राइस दिस प्राइस विल गो अप, ये किसी को नहीं पता कि कहाँ तक ऊपर जाएगा। मेरे नजदीक तो पीपीएल कुछ हद से ज्यादा ही ऊपर चला गया, 51 से 70 से, यानी कि 50% ही ऊपर चला गया है 10 दिनों में। 50% 10 दिनों में बहुत ज्यादा है एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे। तो जो है हर रोज ही ऊपर जा रहा था, 5-5 6-6%। तो अपर लॉक भी 2-3 दफा हिट किया, वो क्लास में मैं समझा देता हूँ अपर लॉक क्या है। सब ये इकोनॉमी पे किसी ने सवाल पूछा है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशन, सर सिंस पाकिस्तान इकोनॉमिक पोजीशन इज वीक एंड रिजर्व्स आर आल्सो डिप्लीटेड, सो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। देखें, ये जो हम डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे, मैंने 2-3 क्लासेस पहले भी बताया था। और एक और वजह जो हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वो ऑयल हमारी मेन इंपोर्ट है। तो डिफॉल्ट हम तब करते हैं जब हमारी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो जाती है, और हम पैसे दे रहे हैं और हमारे पास पैसे डॉलर्स हैं नहीं। इंपोर्ट जब करते हैं हम ऑयल, जो मेन हमारी इंपोर्ट है 70 to 80%, वो तेल ही है जो कि इस्तेमाल होता है गाड़ियों में या लॉजिस्टिक्स में। तो और एक्सपोर्ट हमारी कम है, तो तेल पहले $120 पर था, उधर से 80, आजकल 73 पर। तो क्योंकि बहुत गिर गया तेल, तो इसलिए इंपोर्ट पे भी हमारा बर्डन कम होगा। तो और बाकी हमें कोई पेमेंट नहीं करनी किसी, जो उधार हमने बाकी मुल्कों से लिए हैं जून, इस साल के जून तक तो वैसे ही कोई नहीं उधार वापस करना। तो डिफॉल्ट का चांस अभी तो नहीं है, और बाकी हमें सऊदी अरब, यूएई, चाइना से पेमेंट्स आ रही हैं, तो उधर से डिफॉल्ट से हम बच जाएंगे। और आईएमएफ से भी हमारी डील अभी जो हो रही है, उन्होंने भी पेमेंट करनी है, तो उससे भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो इसलिए डिफॉल्ट का चांस नहीं है। अगर डिफॉल्ट करें तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट गिरेगी, मगर ये परसेप्शन की हद तक की बात है कि गिर रही है, लोग इंफॉर्मेशन देख रहे हैं मीडिया में, तो उससे ज़रा परेशान होकर ये परसीव करें, लेकिन डिफॉल्ट का कोई ऐसा चांस नहीं है। लेकिन ये अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आ जाती है, लेट्स से इलेक्शन, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है नॉर्मली। डिफॉल्ट की थ्रेट बिल्कुल निकल जाए तो उससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। अभी एक ये हुआ था कि दिसंबर में एक रेटिंग एजेंसी है जो कि हुकूमत की आउटलुक बताती इकॉनमी की, तो उस एस एंड पी उसका नाम था, उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो ट्रिपल सी कर दी थी। पहले बी के आसपास थी, बी माइनस से सी प्लस, इस तरह के कुछ कर दी थी। तो जो रेटिंग एजेंसी है वो भी कोई हदीस या कुरानी आयत नहीं है, वो उन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट्स ही रखे होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटियों के, और वो बस देखते हैं कि पाकिस्तान में फ्लड आ गए, ये हो गया डिफॉल्ट का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो रेटिंग नीचे कर देती हैं। तो उससे लोग घबरा जाते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, और फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो लेकिन मैंने टेक्निकली आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने कोई पेमेंट ही नहीं करनी जून तक, तो हम डिफॉल्ट किस तरह कर सकते हैं। और वैसे इंपोर्ट बिल भी कम होने जा रहा है क्योंकि तेल नीचे आ गया है, और बाकी 2-3 मुल्कों से हमें पैसे भी आ जाएंगे, चाइना, यूएई और सऊदी अरब और अमेरिका से, आईएमएफ से भी काफी हो जाएगी डील। तो वो आईएमएफ एक बैंक है जिसने अपने पैसे वापस लेने हैं, तो वो भी आप नहीं चाहेगा कि आप डिफॉल्ट ना करें, तो ऐसा कोई चांस नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट अभी काफी नीचे आई हुई है, और भी नीचे जा सकती है। मगर ये डिफॉल्ट करे तो तब बिल्कुल नीचे जाएगी, लेकिन उसका कोई चांस नहीं है, इस वजह से ये जो है
जा रहे हैं। मगर देखिए इस हालात में भी ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि 40 to 50% ऊपर चले जाते हैं। तो एक क्लासिक एग्जांपल है स्टॉक मार्केट की, कि गिरती हुई मार्केट में मैंने एक अपॉर्चुनिटी इस कोर्स के थ्रू आइडेंटिफाई की। तो जब मार्केट ऊपर जा रही हो फिर तो वैसे ही हर शेयर ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से शेयर कर दूं। आप जब भी किसी जो है ब्रोकरेज से अकाउंट खुलवाएंगे तो एक तो होता है आप ब्रोकर को कॉल करेंगे ये कंपनी खरीद लो। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो आपको एक वो अकाउंट बना देते हैं, और इधर जो है शेयर्स या कंपनीज के नाम लिखे होते हैं, जैसे पीपीएल हो गया, ओजी, टीसी हो गया, कोई भी कंपनी देख लें, यहाँ कंपनीज के नाम लिखे होते हैं। यहाँ शेयर की प्राइस लिखी आ रही होती है, लेट से 76 हो गई, या पहले 51 थी। और फिर यहाँ पे लिखा हो रहा होता है बाय और सेल, उसका वॉल्यूम लिखा हो रहा था कि इतने शेयर कोई खरीदना चाह रहा है, इतने शेयर कोई बेचना चाह रहा है। तो इधर बाय का बॉक्स बना होता है और एक सेल का बॉक्स होता है। आप बाय क्लिक करें तो वो खुल जाता है। वो आपसे पूछता है पीपीएल किस प्राइस पे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी, कितने शेयर खरीदने हैं। तो लेट से कि प्राइस उसकी 76 चल रही है, और आप कहते हैं कि मैंने इसके 1000 शेयर खरीदने हैं, तो आप 1000 लिख देते हैं, और इधर फिर अमाउंट लिखी आ जाएगी 76,000। और आप इसको बाय क्लिक करेंगे तो वो बाय का 76,000 हो जाएगा। तो लेट से आपने जब आपने एक हफ्ते बाद लॉग इन किया और उसकी जो प्राइस है वो आपने देखा कि 82 हुई हुई है, और आप फिर क्वांटिटी लिखेंगे 1000, उसमें टाइप करेंगे और उसमें अमाउंट लिख ऑटोमेटिकली 82,000 हो जाएगी, और आप सेल का बटन उस पर जो है दबाएंगे तो वो आपके सेल हो जाएंगे, और आपके अकाउंट में 82,000 यानी कि 6,000 एक्स्ट्रा जो है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें। या लेट से आपने जब वो 51 का था जो पीपीएल खरीदा होता, और आपने इसके जो हैं 10,000 शेयर खरीदे होते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई अमीर आदमी भी है क्लास में, और उसकी अमाउंट कितनी हो जाती 51,000,000, 51 lakhs हो गए मेरा ख्याल है। 1 2 3 4 5, 510,000 हो गए। 5,10,000 हो गए। हाँ, अगर आपने 10,000 शेयर लिए होते तो 5,10,000 के आपने जो है वो खरीदे होते, और आप उसको बाय क्लिक लिख देते। और जब से आप ये पिछले जुम्मे को बेचते तो 76 का शेयर था, और क्योंकि 10,000 शेयर तो आपके पास थे, पैसे आपके पास सिर्फ 5,10,000 थे, तो आप क्वांटिटी क्योंकि 10,000 लिखेंगे, 10,000 पहले से थे आपके पास, और आपकी अमाउंट वो ऑटोमेटिकली लिख देगा 760,000। और आप इधर सेल का बटन दबाएंगे तो वो तो आपके अकाउंट में वो पैसे शो हो जाएंगे फास्ट। प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 610, 710, 2.5 लाख एक हफ्ते में। तो आप ब्रोकर कोई भी कह सकते हैं जो पूरे 760,000 है, ये मेरे टैक्स में हमें 5 10 15 हज़ार कटेगा, इसमें मेरे अकाउंट में भेज दो। तो आपके पास उसी वक्त 1 2 दिनों में आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। उसमें ऑप्शन वेबसाइट पे भी होती है इधर पैसे वापस डालने की भी, कि वो सेंड मनी की इधर ऑप्शन होती है, या ब्रोकर को भी कह दें तो वो भी आपके अकाउंट में कर देते हैं। तो ये और अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार ये मैं इतना आईटी सेवी नहीं हूँ तो मैं डिजिटली नहीं करना चाहता, तो आप ये चीज ब्रोकर को कॉल करके फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो आपके बिहाफ पे ये चीज कर देता है। और किसी ने पूछा था ये एक दिन में शेयर कितना बढ़ सकता है, तो एक दिन में शेयर 7.5% बढ़ सकता है। यानी कि पीपीएल लेट से 51 का था, तो अगर आप इस पे 7.5% लगाएं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं
51 into 1.75। तो अगर एक 51 पे अगर 7.5 जाए तो एक दिन में वो मैक्सिमम 54.82 पे जा सकता है। तो इसी तरह वो स्टॉक मार्केट ने लिमिट लगाई हुई है कि एक शेयर एक दिन में 7.5 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। उधर आप वॉलेटिलिटी रोकने के लिए रखा हुआ है, जहां 7 हो तो वहां पे रुक जाता है। तो पीपीएल कंटिन्यूसली बीच में 2-3 दफा 7.5 बढ़ा, वरना 4%, 5%, 6%, जुमे को 6% बढ़ा। तो पहले 5% होता था, फिर उन्होंने 7.5%। इसको अपर लॉक बोलते हैं। बाद एक दिन में जब मैक्सिमम बढ़ जाए तो अपर लॉक बोलते हैं। इसी तरह 7.5% नीचे गिर जाए तो उसको लोअर लॉक बोलते हैं। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि आप हमें जरा ऑटोमोबाइल सेक्टर का थोड़ा सा बता दें। Q&A में किसी ने लिखा था, तो मैं अगर पार्क सुजुकी लिखूं, अच्छा किसी ने कहा पार्क सुजुकी बड़ा ऊपर गया, ऊपर तो नहीं गया। ये देखें, अब आप सीधा सीधा मैथ्स देखें, वो तो नीचे गया। किसी ने पूछा था वो भी ऊपर गया, उसका बता दें भाई ऊपर नहीं गया, वो नीचे गया है। वो तो बल्कि एक महीने में इकोनॉमी, मैंने एक सेशन बताया था, जब इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आई होगी तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है नीचे आएगा, क्योंकि पैसे नहीं लोगों के पास, लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तो ओवरऑल गाड़ियों की कंपनियां नीचे आएंगी। तो ये मैथ्स झूठ नहीं बोलती, मैथ्स से देख लिया करें और जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे गया, ऊपर नहीं गया। तो खैर ये अपर लॉ का हम था 7.5%। एक दिन में मैक्सिमम ऊपर जाए उसको अपर लॉक बोलते हैं, और एक दिन में मैक्सिमम 7.5 नीचे आए उसको लोअर लॉक बोलते हैं। मैं थोड़े से और Q&A ले लेता हूँ और फिर जो है चेक ने पूछा, हाउ कैन बी स्पेकुलेट दैट कंपनीज शेयर प्राइस विल राइज एट अ सर्टेन पॉइंट। ये स्पेकुलेट तो नहीं करना, मतलब कि ये तो गैम्बलिंग हो जाएगी अगर आप स्पेकुलेट करेंगे। मैंने सिर्फ ये बताया था कि जब सर्कुलर डेट की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो ऊपर जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन आई, उसके दिन से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो आप अगले दिन खरीद लेते, 2 दिन बाद खरीद लेते, आपके फिर भी पैसे बन जाते, 50% ना बनते, 45% बन जाते। तो स्पेकुलेशन तो नहीं है ये, स्पेकुलेशन में बल्कि इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने फंडामेंटल यानी कि एनालिसिस पे करना है, और ये इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आना, ये एक एनालिसिस का हिस्सा है, फंडामेंटल एनालिसिस का। तो इसका लॉजिक से ताल्लुक है कि कैश का इशू, कैश फ्लो का इशू है कंपनी को, और एक इंफॉर्मेशन आई उससे आपने कर लिया। 2020 में वो रेमडेसिविर की इंफॉर्मेशन आई थी जिससे फ्रोसन चला गया। तो एनालिसिस, स्पेकुलेशन तो ये कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, या मेरा ख्याल है ऊपर जाएगा, या ब्रोकर कह रहा है कि सर मेरा ख्याल है ये ठीक हो जाएगा, वो स्पेकुलेशन है, उसमें आपको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। जी, लोअर लॉक किसी ने सवाल पूछा, वो भी 7.5% ही होता है। जैसे ऊपर एक शेयर एक दिन में 7.5 जा सकते हैं, और नीचे भी 7.5 जा सकते हैं। ये पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट नहीं है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें ये लिमिट का चक्कर नहीं है। उसमें एक दिन में शेयर एक 40% भी ऊपर चला जाता है और नीचे भी आ जाता है। तो एक ही दिन में आपके पास पैसे डबल भी हो सकते हैं और आधे भी हो सकते हैं। गेम स्टॉक तो $3 से $300 चला गया था, तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन विद इन फ्यू डेज। तो वहां तो लिमिट नहीं है, ये वॉलेटिलिटी रोकने के लिए की ये चीज पाकिस्तान में। डिविडेंड जो है कई कंपनी हर 3 महीने बाद क्वार्टरली देती है, कई 6 महीने बाद की, 1 साल बाद। अच्छा, लोगों का बड़ा शौक होता है डिविडेंड का। भाई मैं ये कहता हूँ डिविडेंड कितनी कंपनी दे देगी, 10% दे देगी। इधर आप वो कंपनियां लिया करें जिनके शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस हो। और जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने आपको दी कि 50% बढ़ गए ये 2 हफ्तों में, तो वो उधर से आप उस तरफ फोकस ज्यादा रखें, जिसको कि हम कैपिटल गेन बोलते हैं। हाँ जी, अगर डिफॉल्ट भी कर दें खुदा ना खास्ता, तो स्टॉक मार्केट एक दिन में 7.5% कोई भी शेयर उससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है, तो वो अभी तक
तो उस पर इतनी कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल रिटोरिक। किसी ने नॉन बिगिनर्स क्वेश्चन पूछा, एडवांस लेवल गुडविल क्या होती है। कई कंपनी ना अपनी फाइनेंशियल में गुडविल भी लिखते हैं, वो क्या चीज होती है। गुडविल होता है कि कंपनी का नाम कैसा है, तो कंपनी काम जो कर रही है लेकिन उसकी भी वो मालियत, इसको इंटेंजिबल एसेट यानी ऐसी चीज जो नजर नहीं आती उसका लगा देते हैं। गुडविल होता है कंपनी का नाम और उसकी भी एक वैल्यू लगा देते हैं, हमारा नाम बहुत अच्छा है तो हमारी इतनी वैल्यू ज्यादा है। As a beginner, is it better to invest for day-to-day trade or sit back for a while after investing blue chip? Second one, ब्लू चिप यानी कि अच्छी कंपनियां में इन्वेस्ट करें और बेशक वेट कर लें तो वो वापस आ जाती है। फ्यूचर ट्रेडिंग और शॉर्ट ट्रेडिंग कोर्स का हिस्सा नहीं और ये शरिया कंप्लायंट भी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट ये करूंगा कि शरिया कंप्लायंट नहीं है और कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो दोनों की वजह से मैं डिस्कस नहीं कर सकता। शॉर्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको एसेट का मालिक होना चाहिए उसको बेचने के लिए, तो उसमें ये नहीं होता दोनों सूरतों में। एक बड़ा अच्छा सवाल है, कैन वी नो समथिंग अबाउट द स्टॉक ऑफ कंपनी, कैन वी नो समथिंग अबाउट द स्टॉक ऑफ द कंपनी इफ इट विल गो अप और डाउन इफ वी स्टडी इट्स पास्ट परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। पास्ट परफॉर्मेंस से ही आप स्टॉक की मूवमेंट ऊपर और नीचे कर सकते हैं, और बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट यही करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस स्टडी करके फ्यूचर करते हैं। मगर पास्ट परफॉर्मेंस इस केस में असल में जहाँ पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है उसका पास्ट परफॉर्मेंस से ताल्लुक कम होता है, मगर करंट सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनारियो से ज्यादा होता है, जिसमें कि पैसे ऊपर जाते हैं। 2020 में कोविड था, 21 में डिजिटल रेवोल्यूशन थी, तो और इस केस में लोकल केस में अभी एक जो है ये मैंने जो आज केस स्टडी शेयर की, तो लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और वो आप जरूर देखें। जो है किसी भी ऐप पे चले जाएं तो पिछली वो पी रेशो भी, पीएसएफ के डाटा पोर्टल पे चले जाएं तो वो भी दे देते, तो पास्ट परफॉर्मेंस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कैसी करती आ रही है। ग्राफ से भी अंदाजा हो जाता है उसकी शेयर प्राइस कैसी रही। अच्छा, कुछ इकोनॉमी में सर्कुलर वो बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसे अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो आपके डॉलर ज्यादा आएंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये चीज अच्छी होती है। अभी हमारा वैसे इंपोर्ट में छूट मिल जाएगी क्योंकि तेल सस्ता हो गया। मैं आपको बल्कि सिखाई देता हूँ कि तेल कैसे चेक करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो इसका किसी कोर्स से ताल्लुक तो नहीं है, मतलब सॉरी किसी शेयर से ताल्लुक नहीं है। आपने ऑयल की प्राइस चेक करनी है ना, आप किसी भी इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे चले जाएं, ऑनलाइन चले जाएं, ऐप पे चले जाएं, WTI लिख दें, तो ये आप उसको क्लिक कर दें, ये ऑयल की प्राइस आ जाएगी, 73 पे चल रहा है अभी। तो इस ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, और हमारी 70 to 80% इम्पोर्ट ही है जो हम तेल खरीद रहे हैं गाड़ियों में डालने के लिए। तो ये देखें पिछले एक महीने में ये 79 से 73 तक आ गए। अगर हम 5 साल में देखें तो कोविड के दिनों में ये 27 तक भी गया हुआ है। फिर ये अगर 1 साल का देखें तो ये साल के शुरू में 120 था, तब हमारे हालात खराब थे, हमने 120 पे था और तेल हमने 150 पे रखा हुआ था। एक्चुअली तब 300 को आना चाहिए था, लेकिन वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इससे हमारा सर्कुलर रेट काफी खराब हो गया, क्योंकि ले हम बहुत महंगा रहे थे और वहां को बहुत सस्ता बेच रहे थे, तो हुकूमत पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया था, जो कि जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। तो अब ये पिछले एक महीने में और बेहतर हो गया है, तेल की प्राइस ये एकदम से डिप की है पिछले तकरीबन एक हफ्ते में ही ये 80 से 73 तक आ गया, क्योंकि इसका ताल्लुक भी अब हेल्थ से भी है, पॉलिटिक्स से भी है। हेल्थ से इस तरह है कि चाइना में जो है वो शंघाई में या चाइना में फिर से कोविड केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गया, तो फोर्स ही कर रहे हैं कि ऑयल की फिर डिमांड कम ना हो जाए, तो परसेप्शन की बेस पे ही ऑयल 80 से 73 चला गया। अच्छा, और ये ऊपर क्यों गया था एकदम से, आप देखें पिछले एक साल में मैं जाके देखूं एकदम से 120 तक गया था साल के शुरू में, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर आ गई थी, जो कि मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाई थी बात। वॉर की वजह से, क्योंकि रशिया ऑयल प्रोड्यूस करता है तो उसकी बैन लग गया था, ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से जो है प्राइस ऊपर चली गई थी। मगर अब ये कोविड की थ्रेट की वजह से जो है ये वापस 80 से 73 बहुत नीचे आ गए। तो इससे हमारा नीचे ऑयल आना पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, इससे इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा, जिससे डिफॉल्ट के चांसेस और कम होंगे। बस सर उसका करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोलते हैं, वो हमारा बेहतर होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डिफरेंस है।
इकोनॉमी का जो स्टडी करने का जो है ये एक है किसका स्टॉक मार्केट में आ जाता है। अच्छा ये किसी ने कहा स्क्रीन शेयर नहीं कर सके, ये मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप किसी भी आ जाएं investing.com पे आ जाएं, वहां पे आप वेबसाइट पे आके WTI लिखें, को क्लिक कर दें तो ये पिछले एक महीने पे 80 से 73 की। अगर आप 5 साल का देखें तो ये 120 से 73 गया। बीच में 5 साल में अगर आप देखें, बीच में एक जमाने में 27 पे था, ये कोविड के दिन थे, और एक साल में ये 120 पे था, जिसका मैंने बता चुका हूँ। और अब एक महीने में एकदम से डिप करके 80 से 73 पे आया। तो कम WTI इधर से हमारी पेट्रोल की प्राइस मेन हमारी इंपोर्ट है, तो जितना ये कम होता है उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए अच्छा है, तो उसको ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, हर स्टॉक मार्केट डिफरेंट चलती है। हर मुल्क की मार्केट में जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनकी अपनी एक कहानी होती है, और उस वो ही डिटरमिन करती है उसकी प्राइस। तो ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी। गोल्ड प्राइसेस कैसे चेक करते हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, इन्वेस्टिंग का उससे ताल्लुक है। गोल्ड जब रिसेशन आती है ऊपर ही जाता है, क्योंकि फिर लोग घरों में गोल्ड लेके रख लेते हैं, या इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हुई होती है। तो अभी ऊपर गई होंगी, मैं चेक करके बस दिखा दूंगा कैसे गोल्ड की चेक करते हैं प्राइसेस। ये किसी सवाल पूछा सर, वी हर्ड दैट PSX विटनेसिंग ब्लड बाथ, कैन यू टेल अबाउट। नहीं, ब्लड बाथ तो आ रहे थे, मैं आपको शेयर बता रहा हूँ जो 50 से 40 ऊपर जा रहे हैं, तो वो मीडिया में है। ओवरऑल मार्केट मैं दिखा रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट नीचे शायद गई होगी, इस वजह से ये जुमला लिखाया होगा इन्फॉर्मेशन में। मगर नीचे गिरती हुई मार्केट में इंडिविजुअल कई शेयर हैं जो बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा भी नीचे नहीं गई। वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से मेरा परसेप्शन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड है, करेंसी ट्रेड नहीं कर सकते PSX पे। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ये ऑयल की आपने प्राइस चेक करनी है तो आप investing.com वेबसाइट या ऐप पे जाएं, या कोई और भी बहुत सी ऐप्स हैं, उस पे आप लिखते हैं WTI अमेरिका में जो तेल की प्राइस है उस वजह से होता है। तो ये नीचे आया हुआ है, अगर आप इस ये 1 ईयर है, मैंने अब 1 M क्लिक किया तो ये 80 से 73 आया हुआ है। पिछले एक हफ्ते में भी चेक करूं तो ये 80 से 73 तक है, जो कि अच्छी खबर है। पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल कम होगा, इससे पैसे बाहर ज्यादा कम देने पड़ेंगे। 70 to 80% पैसे हमारे इधर ही लग जाते हैं, जिससे कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो बेहतर होगा। और डिफॉल्ट के थ्रेट भी कम होंगे। डिफॉल्ट यही होता है कि आपके पास पैसे ही नहीं देने को, जो श्रीलंका में हुआ था। मगर श्रीलंका को ये डिसएडवांटेज था कि उसकी हेल्प करने जो कंट्रीज हैं नहीं थी उसके पास। चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE और IMF भी पाकिस्तान के साथ नरम ही रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि वो नहीं चाहेंगे कि इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन साथ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो डिफॉल्ट करे तो वो फिर बाकी मुल्कों की हेल्प कर, IMF इसलिए हेल्प कर देता है। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं
सऊदी अरब के इंटरेस्ट हैं, यूएई के फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो इस वजह से वो फिर अगर उधार लेके बाकी मुल्कों से पेमेंट कर देते हैं। मगर इस सिचुएशन से जो ऑयल नीचे आए, तो ऑयल के नीचे आने की वजह से हमें बाहर पैसे कम देने पड़ेंगे तेल के लिए, जो कि 1 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। और नीचे आने की वजह है कि वो चाइना में कोविड फिर से आ गया, तो उससे डिमांड ऑयल की कम हो गई है, सिर्फ परसेप्शन की बेस पे। अच्छा, किसी ने कहा था गोल्ड को कैसे चेक करते हैं, तो आप बस गोल्ड लिख दें तो जीसी आ जाएगा। गोल्ड लिखते हैं तो जो गोल्ड फ्यूचर्स नाम है, जीसी लिखा आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर दें। तो गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर गया है पिछले 1 हफ्ते में, और 1 साल में अगर आप देखें तब भी ऊपर ही गया है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और यूरोप में रिसेशन आ रही है, तो गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई है, तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट इसको मानते हैं। तो ये एक उसका है। पाकिस्तान में तो लोगों ने घरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा गोल्ड लेके रखा होता है, मगर ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, इसका इकोनॉमी को इतना कोई फ़ायदा नहीं है मेरे नज़दीक। अपार्ट फ्रॉम ज्वेलरी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, अगर आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होता है। मगर ये मैंने वैसे आपको चेक करने के लिए तरीका जो है वो बता दिए। तो अच्छा, किसी ने कहा था कि मिलर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक कर लें। अच्छा, ये मिलर ट्रैक्टर यकीनन अभी अगर मैं देखूं पिछले 1 महीने में तो उतना ही रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये बहुत नीचे आया है 700 से 485। और इसकी अगर मैं फाइनेंशियल्स देख लूं, ऑब्वियसली इसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई होगी, मतलब कि लॉस में चली गई होगी कंपनी। और अगर हम एमटीएल इधर से देख लें, इसकी फंडामेंटल रेशियोज देख लें, ये मैंने यूनिवर्सिटी ऐप खोली, तो देख लें तो और नीचे जाने के चांसेस हैं। आप ऊपर वाले डब्बे में ही देख लें, पी रेशियो इसकी 9.63 है एज पर 2022 फोर्थ क्वार्टर, और एज पर 2023 फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि ये जो चल रहा है, इसकी एक्सपेक्टेड पी रेशियो 25 होने जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी रेशियो मैंने आपको तीसरी क्लास में, रेशियोज वाली क्लास में बताया था, जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो इसकी पी रेशियो तो बढ़ रही है, पहले 9 थी और अब 25 जा रही, तो ये ना लें, क्योंकि इसका मतलब है इसके फाइनेंशियल अच्छे नहीं आए, फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तो उधर से आपको अंदाजा हो गया। एक्सपेक्टेड पी रेशियो जो कि ऊपर वाले डब्बे में 1 2 3 4 इज पी एंड 5 इज एक्सपेक्टेड पी। अगर वो एक्सपेक्टेड पी जो पिछली पी से कम हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ये तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा होने जा रहा है, तो ये आप रिकमेंडेड नहीं है। आखिरी चंद एक सवाल लेते हैं और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। और ये बार-बार लोगों ने सवाल पूछा है, डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है, आप परेशान होना छोड़ दें। काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट के सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बताया कि हमने जून 2023 से पहले तो पेमेंट ही कोई नहीं करनी, और हमें 2-3 मुल्कों ने वैसे उधार देने के लिए हामी भरी हुई है, और इम्पोर्ट बिल भी हमारा कम हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। श्रीलंका के केस में जो है वो इसलिए डिफ़ॉल्ट कर गया था कि कोविड की वजह से जो है वो वहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया था, और टूरिज्म उनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट थी कि बाहर से लोग श्रीलंका आते थे, वहाँ पे पैसे लगाते थे, तो वो आना खत्म हो गया था। हमारे केस में टूरिज्म तो है नहीं, हमारे तो इशू ये है कि हमारी टेक्सटाइल मेन एक्सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा, 70% के करीब, और वो कम होगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप रिसेशन में जा रहा है, मगर हमारे इम्पोर्ट बिल भी कम होगा। और इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है लॉन्ग रन में। और 2013 से 2018 भी हमने डॉलर आर्टिफिशियली 100 पे रखा, और एक्सपोर्ट हमारी उन 4 सालों में नहीं बढ़ी थी। और उसके बाद 18 के बाद भी हमारी एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी, और बल्कि साल के शुरू में 2022 के शुरू में हमने जो आर्टिफिशियली पेट्रोल 150 पे रखा, जब तक ग्लोबली वो डबल हुआ था, उससे हमारा करंट अकाउंट खराब हो गया, तो हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ गए। तो इसका तरीका डिफ़ॉल्ट से बचने का ये है कि मैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट से उसका ताल्लुक है।
तो एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ाएंगे, हमारे हमारे पैसे आएंगे, डॉलर ज्यादा बाहर कम जाएंगे, तो उससे और इकॉनमी बेहतर होगी, जिससे कि स्टॉक मार्केट भी बेहतर होगी। और उससे हम डिफॉल्ट से बचने का लॉन्ग रन तरीका ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और दूसरा सवाल है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। वो चीज़ें जो आप बाहर से यहाँ मंगवाते हैं वो खुद बनाना शुरू कर दें। टेक्सटाइल पे अब हम डिपेंडेंट हैं कि जी वो अमेरिका और यूरोप में रिसेशन आ गई है, तो अब इसलिए वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि लोग ज़्यादा कपड़े नहीं खरीद रहे। मगर वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे बच्चों का जो पैम्पर है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? हम दुनिया के बेस्ट फुटबॉल बनाते हैं सियालकोट में, जो कि वर्ल्ड कप में कतर में यूज़ हुए। तो और बाकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हम बनाते हैं। तो उसका ये है कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएँ आप, और उनसे लोकली उन्हें बताएँ कि लेट्स से अगर हम पैम्पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोकली किस तरह बना सकते हैं, इंडस्ट्री को फ़ायदा दें। इस तरह वो चीज़ें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो हम बना सकते हैं, वो उसके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाएँ, जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल ही दी अभी, और वो चीज़ें हम खुद बनाना शुरू कर दें और इंडस्ट्री को फ़ायदा दें। उसमें आर-एन-डी लाएँ, अच्छे लोग लेके आएँ। एक तो ये तरीका है। और उससे वो चीज़ें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी कम हो जाएगा इम्पोर्ट बिल, जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं, जिसमें शायद बच्चों का दूध भी आ जाता है। और एक पैम्पर की एग्ज़ाम्पल दी, और एक्सपोर्ट भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं बाहर बाहर की दुनिया को। फिर ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढें, जो कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे कि आईटी एक्सपोर्ट हमारी काफ़ी बढ़ी एक्चुअली कोविड के बाद से। और फ्रीलांसर्स की बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में। आईटी कंपनियाँ हमारी एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा करती हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो आईटी का टैलेंट है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। इंडिया में भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा है, जो बच्चे सीख जाते हैं वो फिर बहुत अच्छा है। तो वो आईटी मार्केट काफ़ी ऊपर गई, तो ये और ऊपर जा सकती है। अ, अगर एथिकल इश्यूज़ जो हैं थोड़े बेहतर हो जाएँ। इसलिए स्टार्टअप का कल्चर तो आया था, लेकिन वो किसी और तरफ चले गए थे लोग। वो स्टार्टअप बिज़नेसेस बनाने की बजाय वो फंडिंग लेने के चक्करों में पड़ गए थे, क्योंकि वो जो वीसी इन्वेस्टर्स थे वो मैंने जैसे कि बताया ना कि हम जब रेटिंग में भी हम सी से बी इसलिए हुए हैं फिच एस&पी की रेटिंग में, कि उनको नहीं है लोगों को अंदाज़ा कर वैल्यू करना आता है कि इकॉनमी किस तरफ जा रही है। वो फ्रेश ग्रेजुएट्स रख लेते हैं, वो अपने एनालिसिस रन कर लेते हैं बाकी चीज़ें इग्नोर करके। तो इसी तरह वो स्टार्टअप को जो फंडिंग देते हैं वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्टअप्स को, वो भी एनालिसिस वो करनी है, उनको जॉब प्रेजेंटेशन बना के देते हैं, वो मान लेते हैं और दे देते थे। तो खैर वो मॉडल अब कोलैप्स कर गया। तो आईटी एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगी तो उससे भी जो है हमारी रिसेंटली एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो ओवरऑल इसको वो सेक्टर जहाँ एक्सपोर्ट का चांस है वहाँ काम करने की जरूरत है। और इम्पोर्ट हम किस्मत पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हैं। देखें ऑयल नीचे आया हुआ है, तो हम किस्मत का सहारा ले रहे हैं कि ऑयल नीचे आ गया तो इम्पोर्ट बिल कम होगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें डिफॉल्ट की थ्रेट से भी दूर रहना है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब हो तो इस तरफ शायद हुकूमतों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये लॉन्ग रन में इसके रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए भी हुकूमतों का होता है कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करें जिससे कि हमें वोट मिल जाए पॉलिटिकली। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो लोग मतलब बाहर कुछ भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इकॉनमी को फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो आप कोई भी सर्विस अगर देते हैं और उसको एक्सपोर्ट आप मतलब कोई आईटी सर्विस देते हैं, कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो आप हुकूमत को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा ही दे रहे हैं। तो जब ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होगी, तो हम करंट अकाउंट सरप्लस में आएँगे, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे और उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम डिफ़ॉल्ट से बाहर आ जाएँगे। तो डिफ़ॉल्ट का ये मैंने बताया कि हम बाहर कैसे आ सकते हैं, और दूसरा सवाल कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे या नहीं, वो मैं बता चुका हूँ कि जून तक हमने कोई पेमेंट ही नहीं किसी को उधार करनी है। अगर करनी है तो ये 2-3 मुल्क हमें बचाने आ जाते हैं उधार की फॉर्म में पेमेंट करके। और तीसरा ये कि इम्पोर्ट बिल कम हो गया और कम हो जाएगा क्योंकि तेल नीचे आ गया। तो जो है इस तरह से भी जो है हम करेंगे। अब ये देख लें कि हम इंडिया जो है अपनी गाड़ी लोकली बनाते हैं, हम अपनी गाड़ी तक नहीं बना सके। एक्चुअली होंडा, टोयोटा, सुजुकी गाड़ियाँ हम नहीं बनाते, ये हम असेंबल करते हैं। यानी कि बाहर से पार्ट्स मँगवाते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। तो टेक्निकली वो भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे होते हैं उसके भी पार्ट्स। कई तो बनी-बनाई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और वो भी सही वैसे सही असेंबल भी नहीं करते, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम हर चीज़ बाहर से ही मँगवा रहे हैं। तो ये एक इश्यू है। तो एक और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि देखिए दुनिया में फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएँगे, तो क्यों ना पाकिस्तान एक सेंटर बन जाए, तो दुनिया के लिए ईवी गाड़ियाँ बना रहा है। हुकूमत देखे ईवी गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर को सच एज़ टेस्ला के आप हमारे यहाँ प्लांट लगाएँ, उधर से एक्सपोर्ट करें, तो इस तरह की पॉलिसीज़ लॉन्ग रन में अगर हम होगी तो हम इकोनॉमिकली जो है फ्लरिश करेंगे। आईटी साइड इसलिए ऊपर क्योंकि आईटी इज़ फ्री ऑफ रेगुलेशंस। मतलब आपने एक डिजिटल चीज़ एक सॉफ्टवेयर बनाया और बाहर बेच दिया।
तो वो ऊपर जो है इस तरह से गया। और पिछली हुकूमत की इधर आईटी की पॉलिसी आईटी फ्रेंडली थी, और कोविड की वजह से और फायदा हो गया कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा बिजनेसेस को डिजिटल मूव कर रहे थे, तो उस तरह से फायदा हो गया। अब यही कोर्स अगर मैं अभी मैं पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, अब यही कोर्स अगर मैं अमेरिका पढ़ाना शुरू कर दूँ या किसी और मुल्क पढ़ाना शुरू कर दूँ इंग्लिश में, जहाँ भी इंग्लिश समझी जाती है, तो क्या होगा कि मेरे स्टूडेंट्स बाहर बैठे होंगे ऑनलाइन, और वो मुझे या खैर ये तो पीएसएक्स का कोर्स है, लेकिन कोई भी कोर्स मतलब अगर, तो वो पे कर रहे होंगे डॉलर्स में जो कोर्स ऑफर कर रहा है, तो वो भी एक्सपोर्ट होगी, यानी एक्सपोर्ट सर्विस हो जाएगी। तो इस केस में पैसा अंदर की तरफ रह रहा है, उस केस में पैसा बाहर से पाकिस्तान आ रहा है। तो अगर दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, कि आप सर्विस भी कोई दें, वो भी एक्सपोर्ट की फॉर्म में जाती है। तो सर्विस सेक्टर पाकिस्तान में जैसा सॉफ्टवेयर की सर्विस देना एक इंटेंजिबल है, वो भी एक्सपोर्ट की तरफ ही आएगा। तो उस वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कि आईटी में मुझे लगता है काफी पोटेंशियल है उस हवाले से, इसीलिए शायद सिस्टम्स का जो शेयर है वो हमेशा ऊपर ही जाता गया। और वो क्योंकि सिस्टम यही करता है कि बाहर के मुल्कों को, कंपनियों को सॉफ्टवेयर बना के देता है, और इस वजह से वो स्टेबल उसका शेयर रहा और ऊपर ही ज़्यादातर जाता गया। मार्केट ऑब्वियसली जब नीचे है तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप शेयर लें, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि उसका बिजनेस एक्सपोर्ट का, आईटी की एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, इस वजह से वो जो है आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा, आखिरी कुछ सवालात ले लेते हैं और फिर क्लास को जो है वो खत्म करेंगे। सर, आर देयर एनी वेंचर कैपिटल फर्म्स इन पाकिस्तान? वेंचर कैपिटल फर्म्स का मॉडल ये होता है कि 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें से एक स्टार्टअप भी फेसबुक बन जाए तो वो 100 के पैसे जो है वो पूरे कर देगा। एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। तो वेंचर कैपिटल फर्म्स का जो मॉडल है वो ये है कि 100 फर्म्स में इन्वेस्ट कर दो, 100 स्टार्टअप्स में उनमें से एक भी फेसबुक बन जाए तो वो बाकी 100 के पैसे भी पूरे कर देगा और अगले 100 के भी पूरे कर देगा। तो पाकिस्तान में तो वेंचर कैपिटल फंड नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे ही लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो वेंचर कैपिटल फंड्स एक्चुअली ये 1-2 साल पहले इसका काफी ट्रेंड चला था, जब एक्सेस कैश था, और वो अमेरिका में कंपनियां थी, वो अमेरिका में काफी ज्यादा वेंचर कैपिटल फर्म, सिलिकॉन वैली या कैलिफोर्निया में, वॉल स्ट्रीट पे भी हैं, आप गूगल करें वेंचर कैपिटल फर्म्स इन यूएसए तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। वो करती क्या है कि स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करती हैं और इस उम्मीद से कि वो इन्वेस्ट करती हैं और कुछ हिस्सा ले लेती हैं जब वो उनको लगे कि ये पैसे बनाएंगे। तो ये मॉडल असल में फ्लॉप हो गया। पहले वो उनका मॉडल ये था कि मार्केट शेयर जो कंपनी ले लेगी उसको में हम इन्वेस्ट कर देंगे, पर ये कोलैप्स कर गया मॉडल ग्लोबली इसको 6 महीने 1 साल पहले। और फिर उन्होंने रियलाइज किया इट्स नॉट अबाउट मार्केट शेयर, इट्स अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। जो कंपनियां प्रॉफिटेबल पैसा बना सकती हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट शेयर का क्या, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई 10 रुपए की चीज 1 रुपए में बेचना शुरू करो तो मार्केट शेयर मिल जाएगा, लेकिन आप लॉस में आ जाओगे तो मार्केट शेयर इज नथिंग। तो ये उसमें एक रियलाइजेशन उनका था कि मार्केट शेयर ले लोगे तो बाद में मार्केट की मोनोपोली है तो जो मर्जी करो, तो दैट वाज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ग्लोबली वेंचर कैपिटल फर्म्स फ्लॉप हो गई। इंडिया में आप अगर गूगल करें तो स्टार्टअप्स काफी ज्यादा बंद हो गए। पाकिस्तान में एक मशहूर स्टार्टअप था, पिछले प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, एयरलिफ्ट का जी, बहुत बड़ा स्टार्टअप है और बहुत ज्यादा पैसे रेस किए। आपको पता होगा कि वो बैंकरप्ट हो गया, यानी कि वो कंपनी बंद हो गई, दिवाली हो गई, क्योंकि मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। वो मार्केट शेयर के चक्करों में प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनियां, तो वही यहाँ तो एक आधी थी। तो स्टार्टअप्स वैसे भी एक रिस्की, 90% वैसे फेल हो जाते हैं, तो इसलिए ये वेंचर कैपिटल का मामला रहा। स्टॉक मार्केट पे लिस्ट स्टार्टअप्स नहीं होते, वो कंपनियां जो पहले से एस्टेब्लिश होती हैं, 3 साल से बिजनेस में होती हैं, वो लिस्ट हो सकती हैं। एक जीईएम मॉडल होता है, ग्रोथ वाली, एक अलग से पीएसएक्स ने बनाया हुआ जो स्टार्टअप्स है, तो वो एक अलग से है जो मीडियम टर्म कंपनीज हैं, उसमें आप करना चाहें तो पीएसएक्स में लिस्ट ही वो कंपनी होती है जो एस्टेब्लिश कंपनी होती हैं, और पहली दफा लिस्ट हो तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो नई नई लिस्ट हो रही हो तो आप डायरेक्ट
वेबसाइट पे जाके आईपीओ खरीद सकते हैं, सीटीसी की वेबसाइट पर जो स्टॉक मार्केट पे हैं, जो लिस्ट हो चुकी हुई हैं, वो वाली कंपनीज होती हैं। What are few skills other than aside from stocks do you think we should learn to be at par with new technologies like AI? AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ज्यादा मतलब एआई का ताल्लुक ऐसे डायरेक्टली नहीं है स्टॉक मार्केट से, लेकिन हाँ एआई कंपनीज काफी ज्यादा फ्यूचर में ऊपर जाएंगी और जा रही हैं। एक्चुअली टीआरजी एक कंपनी थी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी थी। उसकी एक पेरेंट कंपनी एफिनिटी जो कि अमेरिका में थी, जिसका डाटा नहीं था, मगर टीआरजी का शेयर 60 रुपए से 200 तक गया, क्योंकि वो उनको लग रहा था एआई बहुत ऊपर जाएगा। बाद में वो वापस नीचे आ गया स्कैंडल की वजह से। तो एआई एक सर्विस ही है, सॉफ्टवेयर की सर्विस है जो कि बहुत सी कंपनियां बना रही हैं, हम सिस्टम्स भी एआई पे बना रही होगी। तो एआई बड़ी अच्छी एक वैसे स्किल है, अगर आती है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता ही है कि आप एक आम इंसान का काम ऑटोमेट कर देते हैं, तो और वो कंप्यूटर पे हो जाता है। तो इसलिए बहुत सी कंपनियां एआई की तरफ जा रही हैं। तो जो कंपनियां एआई की तरफ ऑब्वियसली एआई का काम कर रही हैं, उनका फ्यूचर में स्टॉक राइज करने का चांस है। जब आप ब्लूमबर्ग देखेंगे तो ब्लूमबर्ग वाले इस पे काफी बात करती हैं एआई के बारे में। तो असल में होता यही है कि हम वो हमारे भी पिछले एक प्रेसिडेंट ने एआई का जुमला सीख लिया, तो एआई की ट्रेनिंग सीखी, हम बेसिक ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो हम बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं। वो इसलिए कि बाहर वही जो आपने घंटे के $100 देने हैं, यहाँ पे तो वो बंदा $5 में भी काम कर देगा। $10 भी आप उसको घंटे के दे दें, $10 का मतलब हुआ कि 2,500, तो 1/10 ऑफ द कॉस्ट में भी आप वो काम कर सकते हैं। चीप लेबर है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। तो इसलिए आईटी सर्विसेज हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट पाकिस्तान में, दुनिया में जो बेस्ट अमेज़न के हैं, वो भी पाकिस्तान में बैठे हैं। तो इस वजह से किसी भी सर्विस सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो तो वो है। एआई एक उसका हिस्सा है, जरा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो ये मैं एग्री करता हूँ, जो कंपनी एआई पे काम कर रही हैं वो फ्यूचर में काफी ज्यादा जाएंगे, इसलिए वो टीआरजी ऊपर गई थी एक दौर में। मगर एआई कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि वो काम जो इंसान कर रहे हैं वो ऑटोमेट कर दिए जाए, एल्गोरिथम्स लगा के वो जो है कंप्यूटर या रोबोट कर ले, यानी सॉफ्टवेयर कर ले, तो वो उससे जो है एफिशिएंसी आ जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप चेस खेलते हैं इंसान के साथ, तो आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं कि वो खुद चेस खेलना शुरू हो जाए। तो वो उसके साथ आप चेस खेलेंगे तो वो आपसे ही सीखता रहेगा, कंप्यूटर खुद ही। जिसको जितने बड़े प्लेयर से खिलाएंगे वो उधर से खुद ही सीखेगा, खुद ही एल्गोरिथम लगाएगा, खुद ही अगली मूव वो फिगर आउट कर लेगा। तो वो एक रोबोट आपसे चेस खेलेगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो सीखता रहेगा। तो दुनिया फ्यूचर में जो है एआई की तरफ मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली जो कंपनी जो एआई का काम करती हैं ग्लोबली या पाकिस्तान में भी, उनका फायदा रहेगा। इस पे एक फिल्म भी है, शायद वो एआई से इनडायरेक्टली है, वो मतलब उसको नेगेटिव एंगल पे एआई को दिखाया हुआ है, द थर्ड आई, मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे भी आता तो मैं बता देता हूँ। तो एआई पे कुछ फिल्म भी बनी हुई है, तो उस हवाले से जिसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। अच्छा, किसी ने पूछा कैन नहीं, आईपीओ जो होता है वो तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आईपीओ होता है कंपनी ने पैसा रेस करना है, पहली दफा वो स्टॉक मार्केट पे आई है, लिस्ट हुई है, तो वो पैसा कंपनी को डायरेक्टली मिल जाता है और आप पहले पहले उसको नया नया खरीद लेते हैं। तो आईपीओ का है कि कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट पे, अपने शेयर उसने अपना 5% हिस्सा छोटा सा कहा कि मैं आवाम को दे दूंगा, आवाम ने वो 0.01 करते करते सबने खरीद लिया, तो वो जो पैसे इकट्ठा हुआ वो कंपनी को मिल गया। तो वो शेयर बाद में आप स्टॉक मार्केट पे बेच सकते हैं ऊपर या नीचे करके। तो ये नॉर्मली आईपीओ का फायदा होता है, अच्छी कंपनी का आईपीओ ऊपर ही जाते हैं, और ओवर सब्सक्राइब इसीलिए हो जाते हैं कि बहुत खरीदार ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये अब किसी ने बड़ा एक और अच्छा सवाल पूछा है। What will financial analysts and chartered accountants do if AI really steps in?
अब ये जो मैंने एप्स आपको दिखाई हैं जो पी रेशो निकाल देती हैं, टेक्निकली ये एआई ही है कि वो खुद ही पी रेशो निकाल देती हैं। पहले फाइनेंशियल एनालिस्ट ये काम के लिए लोग रखते थे। वो करती क्या है कि करंट प्राइस लेती हैं शेयर की, मार्केट प्राइस लेती हैं, अर्निंग लेती हैं, उधर से पी रेशो निकाल दी, तो वो लाइव डाटा उठाया और पी रेशो निकाल दी या डिफरेंट रेशो निकाल दी। तो इसलिए अब फ्यूचर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कई वेबसाइट ऐसी हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल देती हैं। तो आप सही कह रहे हैं जिसने सवाल पूछा है कि इससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही ये सारे चीज़ें करके वो काम जो फाइनेंशियल एनालिस्ट करता है, वो टेक्नोलॉजी कर लेती है। अच्छा, अब अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि एक वर्चुअल ट्रेडिंग सेशन अरेंज कर लूँ या डेमो दिखा दूँ कि लाइव बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, और दैट्स इट। अगली क्लास के लिए मैं पीएसएक्स से पूछ लूँगा, शायद आपका फाइनल एवैल्यूएशन भी हो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि क्लास की अगर रिकॉर्डिंग किसी ने माँगी है तो उसको मिल जाए, अगर जेन्युइन रीज़न है, नहीं तो नोट्स शेयर कर लिए जाएँ। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो अगली क्लास के लिए अगर मैं आपसे लिख दूँ, होमवर्क ये है जी कि आपने पहले जो 5 सेशन है उनका गो थ्रू करना है, क्योंकि उससे जो है फाइनल इवैल्यूएशन हो सकता है अगली क्लास में एक एमसीक्यू की फॉर्म में, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यही एक होमवर्क है, और अगली क्लास में मैं कोशिश कर लूँगा कि एक लाइव बाइंग एंड सेलिंग का डेमो भी दिखा दिया जाए। तो गो थ्रू फर्स्ट 5 सेशंस। वो कोर्स आउटलाइन आपके पास वेबसाइट पे भी है, उधर से आप डाउनलोड करके उधर से 5 पहले 5 सेशन दे सकते हैं। और किसी ने अगर रिकॉर्डिंग मिस कर दी है तो आप पीएसएक्स को ईमेल करें, तो वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे अगर जेन्युइन रीज़न है, और दैट्स अबाउट इट। और एक वो बेसिक सा फाइनल इवैल्यूएशन टेस्ट होगा एमसीक्यू की फॉर्म में, जिससे कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट। और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है मुलाकात होगी अगले सैटरडे 3 बजे। और मैं भी पीएसएक्स से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो शेयर कर लें अगर पॉसिबल हो। उनका रीज़न ये होता है फिर लोग क्लास अटेंड नहीं करते, मगर अगर रीज़न जेन्युइन है तो वो रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देंगे। एक दो चीज़ें जो हैं वो क्लास में रह गई। हर्ष मेहता स्कैम मैं अभी डिस्कस नहीं कर सका, तो मैं टाइम निकाल के अगले क्लास में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उसका बेसिक आप यूट्यूब लिंक है हर्ष मेहता स्कैम करें तो उस पे आ जाता है। बेसिकली उसमें यही था कि एक बहुत बड़े ब्रोकर थे इंडिया में अर्ली 90s में, हर्ष मेहता। वो बैंकों से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे, तो जिससे कि आर्टिफिशियली ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ जाए शेयर की तो शेयर ऊपर चला जाता है, तो पंप एंड डंप, जब बहुत ऊपर चले गए उन्होंने बेच दिया और वापस वो डंप हो गए, तो आर्टिफिशियली वो शेयर की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी थी। तो अब इवेंचुअली इनको फिर बाद में जेल वगैरह हो गई थी। तो वो अब क्योंकि डिजिटल हो गया है सारा, मैनिपुलेशन बड़ी मुश्किल हो गई हुई है, तो इस वजह से अब ज़्यादा फंडामेंटल पे शेयर्स चलते हैं। तो ये एक उस पे स्कैम था, तो इस पे कोई अगर सीखना चाहे तो हर्ष मेहता स्कैम यूट्यूब पे लिखे तो उस पे एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। तो खैर कल नेक्स्ट वीक के लिए फाइनल एवेल्युएशन जो है वो आप की होगी फर्स्ट 5 सेशंस पे, और मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा पीएसएक्स से कि अगर जनरल रीजन है तो रिकॉर्डिंग शेयर कर लें, और बाकी डेमो सेशन भी मैं कोशिश करूंगा अरेंज करूँ जिसमें वर्चुअल बाइंग एंड सेलिंग आपको दिखाई जा सके। चलें, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।